हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं एससीईआरटी एनसीईआरटी का जो है ये क्लास 7 हिस्ट्री का आपका छठा अध्याय है। आपको शहरी व्यापारी एवं कारीगर ये एससीईआरटी में लिखा गया है और नगर व्यापारी एवं शिल्पी जन ये एनसीईआरटी में अध्याय के नाम से है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये अध्याय आपके लिए जो है शिल्पी जन के लिए, नगर के लिए, व्यापारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, पूरा डिस्कस के साथ चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है कि मंडप किससे संबंधित है। मंडप किससे संबंधित है, आपको पता ही होगा कि मंडप जो है राजमहल से संबंधित है। किससे है? राजमहल से। और एक बात तो आप जानते होंगे कि राजमहल में मंडप बने हुए होते थे और मंडप होता था ना, ऊपर का भाग जो है उसको मंडप कहते थे और राजा इन्हीं मंडपों में अपना दरबार लगाता था और यहीं से जो है अपने अधीनस्थों को जो भी कार्य होते थे उसको आदेश भी यहीं से मंडप से देता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चोल काल में लुप्तमोम तकनीक, लुप्तमोम बहुत ही सुंदर शब्द जो है आपको यहाँ पर दिया गया है। लुप्तमोम और जो आप नटराज का जो देखते हैं ना, यही इसका लुप्तमोम से ही बनाया गया है। किस जो है यहाँ पर चोल काल में लुप्तमोम तकनीक का प्रयोग किसके जो है निर्माण के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे किसके लिए, तो कांस्य मूर्ति। आप जो नटराज वाला देखते हैं ना, नटराज का, तो ये कांस्य मूर्ति के निर्माण के लिए किया जाता था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों में पढ़ा है और बहुत ही नटराज का तस्वीर भी आपको उसमें दिया गया है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है। के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन इसमें सत्य हैं? सत्य को आपको ढूंढना है। यहाँ पर 3 कथन हैं। आपको पहला है कि 12वीं सदी में चौहान राजाओं की राजधानी अजमेर, सही बात है। और यहाँ पर आपको याद ही होगा कि उसमें पृथ्वीराज जो है तृतीय था, जिसके साथ मोहम्मद घोरी की लड़ाई होती है और यहाँ पर चौहान की मौत होती है। आगे देखेंगे यहाँ पर दूसरा है कि मुगलों के शासन में जो है सूबा प्रांत का मुख्यालय बना, ये तो सही है। और तीसरा आपका है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहाँ आकर बस गए, ये भी आपका जो है सही है। आपको याद भी होगा एक गाना जो है इधर 2 साल पहले कहिए, अभी भी आपको सुनने में आता होगा कि एक गाना था कि ख्वाजा का मेला आलेला अपुन अजमेर जालेला। तो ये जो है क्या है, ये आप समझ सकते हैं कि इसमें भी जगह का नाम बता देता है कि कहाँ है, अजमेर में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है आपको बताना है कि कहाँ पर है ये जगह, तो ये है अजमेर में। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों 1 2 3 डी नंबर इसमें आपका सही है और इसको याद रखेंगे, बहुत बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि मणिग्रामम और नानादेशी शब्द किन्हें सूचित करता है। मणिग्रामम और नानादेशी जो है शब्द, ये देखिए दक्षिण भारत के व्यापारी संघों का ये शब्द है, आपको याद होगा। तो हमने पढ़ा था कि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था और इसीलिए जो है आओ वे आमतौर पर काफिला बनाकर एक साथ यात्रा करता था। ये व्यापारी संघ जो होता था, लोग वो यात्रा एक साथ करता था। बहुत ही घनघोर जंगल से अगर गुजरेगा तो डाकुओं का होता था यहाँ पर, जो मिल गया तो समझ लीजिए लूट लेता है। तो इसलिए ये जो काफिला बनाकर एक साथ चलता था, ठीक है, और अपने हितों की रक्षा करने के लिए जो व्यापारिक संघ था, जो गिल्ड मतलब उसको गुल्ड गिल्ड भी कहते हैं, व्यापारिक संघ या गिल्ड बनाता था। और दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में 8वीं सदी और उसके जो है प्रवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ आपको देखने को मिलते हैं और इसमें से सबसे जो प्रसिद्ध था वो था मणिग्रामम। क्या था? मणिग्रामम और नानादेशी। समझ गए आप? पूरा का पूरा हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की आपको कि कैसे ये मणिग्रामम और नानादेशी बना। तो ये जो है
व्यापारी संघ दक्षिण भारत का था, ठीक है। और व्यापार संघ प्रायद्वीपों के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ दूर दूर तक ये व्यापार करता था, दूर दूर तक ये व्यापारी व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम बोहरा समुदाय का संबंध किस वर्ग से था? तो ये भी व्यापारी ही था। ये भी क्या था? ये मुस्लिम बोहरा समुदाय भी व्यापारी ही था, याद रखेंगे। और ये कहाँ का था? तो ये गुजरात का था। ये गुजरात के व्यापारियों में से आपको याद रखना है हिंदू बनिया, और हिंदू में बनिया, हिंदू में कौन? तो बनिया। और मुस्लिम में कौन? तो बोहरा। हिंदू में बनिया, मुस्लिम में बोहरा। ये दूर दूर तक जो है लाल सागर के बंदरगाहों और फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्व एशिया, चीन, इन सभी से ये व्यापार करता था। याद रखेंगे, कहेगा कि हिंदू में कौन व्यापारी? तो बनिया, और मुस्लिम में तो बोहरा समुदाय। अगला चलिए, अगला आपका है कि बिदरी शिल्प जो है, बिदरी शिल्प के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। अगला है, पहला आप देखेंगे, विचार करिएगा तो बिदरी शिल्प का नाम स्थानीय शासकों के नाम पर रखा गया, ठीक है। दूसरा देखिएगा, ये दूसरा देखेंगे ऑप्शन में कि बिदरी शिल्प में चांदी तथा तांबे में जराई का काम किया गया, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपको सत्य है? तो एक बात हम आपको बता दें, ये गलत है, आपका स्थानीय शासक बोला क्या है? गलत है। और दूसरा आपका इसमें सही है। देखिए, बिदरी शिल्प जो है, बिदरी शिल्प बीदर कर्नाटक, कहाँ? कर्नाटक का एक अद्वितीय जो है शिल्प है, ये याद रखना है। उधर ऊपर वाला गलत आपका है। और बीदर के शिल्पकार तांबा, चांदी से जराई का काम जो है, काम इतने, ये सारे इतने प्रसिद्ध थे इसके काम करने में कि इस शिल्प का नाम ही जो है बिदरी पड़ गया, समझ गए। और बीदर के लोग थे ना, बीदर के लोग थे, और ये इतना काम सुंदर से करते थे कि इनका जो है नाम ही पड़ गया बिदरी, समझ गए। शिल्प का नाम क्या पड़ गया? बिदरी पड़ गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बिदरी शिल्प का नाम जो है, उसके उत्पादन जो स्थान है उसके नाम पर पड़ा है, ना कि यहाँ पर जो है राजा कह दिया, ये गलत है। आगे चलेंगे तो आंसर आपका सिर्फ इसमें 2 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे कि मध्यकाल में पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय में कौन सा समूह शामिल नहीं था? इसमें समूह है कुछ, और उसमें विश्वकर्मा के समुदाय को बताना है कि कौन सा नहीं शामिल था। देखिए, विश्वकर्मा जो लोहा का काम करता है ना, जो लोहे के काम में काम आते हैं, वो सारे के सारे विश्वकर्मा कहलाते थे। तो ये लोहार थे, बढ़ई थे, सुनार थे, बुनकर उसमें नहीं था, बुनकर कपड़े का काम करता था। क्या करता था? कपड़े का। आपको याद रखना है कि विश्वकर्मा मतलब पांचाल, अर्थात 5 जो पांचाल हैं, अर्थात विश्वकर्मा समुदाय के कौन से लोग शामिल हैं, तो उसमें से आपको कौन-कौन से हैं? तो एक था सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई, ये सारे के सारे थे, 5 आपको नाम बता दिए ना, ये सारे थे। ये जो है मंदिर निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक, इनका जो है काम मंदिर निर्माण के लिए बहुत होता था। और इसके अलावा और भी वो काम करते थे, जैसे कि राजमहल, बड़े-बड़े भवन, जो है तालाब और जलाशय, ये सब जो है इनका निर्माण करने में बहुत ही अ, महत्वपूर्ण भूमिका होता था। आगे चलेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 16वीं सदी के संदर्भ में जो है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपको सत्य है बताना है। पहला देखिएगा कि 16वीं सदी में काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे, ये तो एकदम सही है। काबुल और कंधार जो आप देखेंगे तो इधर से ऐसे करके जाता था, काबुल यहाँ अफ़गानिस्तान, और यहाँ से कंधार होते हुए जो है चीन के रास्ते रेशम मार्ग जुड़ा हुआ था, ये तो सही है। आगे है, काबुल हाथियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, ये तो गलत है भाई साहब, हाथी के लिए कहाँ प्रसिद्ध था? यहाँ पर याद रखना है कि काबुल और कंधार जो था वो रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये जो है आपको घोड़ों घोड़ों को व्यापार के लिए, हाथी के नहीं, हाथी हटा दीजिएगा और यहाँ पर सिर्फ घोड़ा लगा दीजिएगा, घोड़ा के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, ठीक है। और यहाँ से जो है व्यापार में जो है घोड़ा लाया जाता था, जो है काबुल से घोड़ा लाना है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, ये तो पहला नंबर आपका सही होगा और सारे जो हैं दूसरा नंबर गलत हो जाएगा। याद रखना है आपको
कि 16वीं सदी में राजनीतिक वाणिज्यिक दृष्टि से यह जो है क्षेत्र काबुल का क्षेत्र जो था पहाड़ी क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें जो है आपको काबुल और कंधार क्या था सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था और साथ ही घोड़े के व्यापार जो है मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। और 17वीं सदी में जो है हीरों का एक सौदागर था, नाम याद रखेंगे, बैप्टिस्टे टेवनियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता है। यानी कि समझ सकते हैं कि उन दिनों में यह बड़ी रकम समझी जाती थी। बहुत ही अभी 30,000 और उस समय के 16वीं शताब्दी में 30,000 1500 में जो है 30,000 से वहाँ आना चलता था, कौनी चलता था, कौनी से लोग काम करते थे ना। चलिए आगे चलेंगे। अगला नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य का वह कौन-सा नगर है जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है तथा इस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये बहुत ही आपको याद ही होगा, हम्पी था। क्या था? हम्पी। ये हम्पी थी। आपको याद होगा कि हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है और यह नगर जो है 1336 याद रखिएगा में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। ठीक है? और हम्पी के शानदार खंडरों से पता भी चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की गई थी। और एक बात और याद रखना है कि किले की जो दीवारें थी के निर्माण में कहीं-कहीं जो है गारे चूने जैसे कि किसी को भी जो है जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में जो फँसाकर एक-दूसरे ऐसे करके फँसा के ऐसे एक जैसे ईंटा जोड़ता है ना, आप देखते होंगे कि एक पर एक नहीं देता है। एक के बाद एक जो है थोड़ा स्थान होता है उसको हटाता है फिर जो है वहाँ पर देता है। ऐसे करके हम 1 मिनट बना देते हैं। एक ईंटा यहाँ दिया, अब जो है एक ईंटा यहाँ देगा, एक ईंटा यहाँ देगा, एक ईंटा यहाँ देगा, ऐसे करके जोड़ता था। तो इससे क्या होता है फँस जाता है, इससे क्या होता है तो ईंटा ईंटा में फँस जाता है, ऐसे करके बनाया गया था, ठीक है? और शिलाखंडों को आपस में फँसाकर गूँथा गया था और हम्पी जो अभी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। ये जो है आपको ये भी पता होगा कि हम्पी यूनेस्को की विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है, ठीक है? तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब हम और 10वां नंबर है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाज़ारों में मूरो शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता था? मूरो जो शब्द होता था ये मुस्लिम सौदागर के लिए होता था। किसके लिए होता था? सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा, मुस्लिम सौदागर के लिए यह होता था। और 15 से 16वीं शताब्दी में आपने जो है 15वीं से 16वीं शताब्दी में आपको याद होगा कि समृद्ध काल रूप से हम्पी था और वाणिज्यिक और सांस्कृतिक रूप में भी यह बहुत ही आगे था और इन दिनों जो है हम्पी में बाज़ारों में मूल्य मतलब कि आपको याद रखना है मुस्लिम जो है सौदागर के लिए उपयोग ये शब्द थे। सामूहिक रूप से जो है इस नाम का उपयोग किया जाता था मूरों का। और यहाँ पर चेट्टियों, पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारी जो होते थे, यहाँ पर एजेंटों का बहुत ही जमघट एजेंट जो बिचौलिया होता है ना, वो यहाँ पर पूरा आता था। हम्पी का याद रखिएगा नाम। अगला देखेंगे कि प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विट्ठल का मंदिर जो है कहाँ पर अवस्थित है? ये भी जो है आपको हम्पी में क्या है? ये भी कर्नाटक हम्पी में ही है। और ये भी याद रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के जो है तुलुव वंश के राजा कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में करवाया। विजयनगर की साम्राज्य की राजधानी हम्पी और विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाने वाला राजा कृष्णदेव राय, याद रखना है। और इस मंदिर में जो है 56 दक्षिण स्तंभों के से संगीतमय स्वर निकलते हैं। कितने? 56। चलिए आगे चलेंगे। 12वां नंबर देखिएगा कि प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मतलब शिव मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये भी आपको हम्पी में ही है। कहाँ पर है? ये भी हम्पी में ही है। विरूपाक्ष जो शिव मंदिर है ये भी हम्पी में ही है और इसमें याद रखना है ये बात कि नगर जो है विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित
है। और जो है ये मंदिर जो है सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे उस समय के। और देवदास या विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 14वीं और 15वीं शताब्दियों में मुर्शिदाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मुर्शिदाबाद किस वस्तु की प्रमुख उत्पादक केंद्र के रूप में उभरा था? तो क्या था? तो ये रेशमी वस्त्रों के, यहाँ पर देखेंगे तो रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए जो है ये उभरा था। आपको याद होगा कि ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल गंगा नदी के तट पर स्थित ये मुर्शिदाबाद रेशम वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन के उभरा था। और जो है 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी इसको बन गया, ये बंगाल की राजधानी बनाया गया मुर्शिदाबाद को। लेकिन इसी शताब्दी के दौरान जो है उसका सितारा डूबने लगा। और आपको याद भी होगा कि कॉर्नवालिस ने क्या कहा था कि यह जो है मुर्शिदाबाद क्या है, लंदन के जो है मैनचेस्टर के समान है। वहाँ का जो आपका मैनचेस्टर है उसके समान यहाँ पर बताया गया कि लंदन का जो देख रहे हैं इतना सुंदर है, उससे बहुत ज़्यादा गुना सुंदर ये मुर्शिदाबाद है। ये कॉर्नवालिस ने कहा था, याद होगा आपको। तो चलिए आगे चलेंगे। ये तो हो गया, चलिए अगला। किस स्थान को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। सूरत एक स्थान है, वहाँ पर मक्का का प्रस्थान द्वार इसको कहा जाता है। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है क्योंकि जो है बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते, क्या होते हैं, जहाज से, यही सूरत से रवाना होता है, इसीलिए मक्का का प्रस्थान द्वार इसी को कहा जाता है, सूरत को। अगला देखिएगा, निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। और यहाँ पर देखिएगा कि लिखा गया है कि सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा मतलब किनारियों जरी के लिए प्रसिद्ध है। एकदम सही है, ये जरी के लिए प्रसिद्ध है। सूरत से जारी की गई हुंडियों की मान्यता केवल, ये केवल आ गया ना, गलत है। केवल आ गया तो केवल वाला थोड़ा देख कर चलिएगा, केवल जो होता है ना गलत होता है। और दो कथन में तो लगभग गलत केवल में आ जाता है, अगर निगेटिव है तब सही हो सकता है, लेकिन केवल जैसे है थोड़ा रुकिए। तो ये तो गलत हो गया भाई साहब, एक नंबर सिर्फ आपका सही है। आपको याद होगा कि सूरत के वस्त्र जो हैं अपने यहाँ पर जो है गुण सुनहरे गोटा किनारियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर से जो है पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सारे बाज़ारों में ये प्रसिद्ध थे, पर यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाते थे। और सूरत से जारी की गई हुंडियाँ जो थी केवल है ना, इसलिए ये गलत हो गया। और ये जो है दूर-दूर तक जाता था। ये मिस्र, काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम, ये सारे जो हैं बाज़ार में उपलब्ध होते थे। ठीक है? हुंडी क्या होता है? तो हुंडी एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम रहती है और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। इसको हुंडी कहते हैं। ठीक है? हुंडी किसको कहते हैं? तो ये भी हमने बता दिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि लिखा गया है कि 1565 ईस्वी में राक्षस तंगरी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध दक्कन के किन किन सुल्तानों का गुट था? तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर कौन कौन था 1665 में राक्षस तंगरी के युद्ध में? तो ये था गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार और बीदर, ये गुट था। और सभी के सभी हमको पढ़ना नहीं है। अहमदनगर हो गया तो ये तो गलत हो गया। खानादेश होगा, ये भी गलत है। ये मतलब कि किसी को एक को चुनना है, तो ये आपको यहाँ पर खानादेश आ गए, इसीलिए गलत है। बीदर और बादर जो है, बरार और बीदर तो कहीं दिया नहीं, ये सब गुट थे। याद रखना है यहाँ पर जो है 1665 में तालीकोटा के युद्ध, या इसे जो है आप कहते हैं राक्षस तंगरी का युद्ध भी। तालीकोटा का युद्ध कहीं दे देगा और कहीं जो है दे देगा राक्षस तंगरी का युद्ध। ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। और यह मुख्य रूप से आपको ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत के सभी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाकर यह 1665 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध, या इसको आप कहते हैं राक्षस तंगरी का युद्ध के नाम से यह युद्ध लड़ा। और इसमें जो है विजयनगर के शासक राम राय
को पकड़कर उसकी हत्या कर दी और जो है विजयनगर को लूट कर ध्वस्त कर दिया। और इस संघ में कौन-कौन था? तो गोलकुंडा था, बीजापुर था, अहमदनगर था, बराड़ था, दीदर था। ये सब के सभी शासक थे। आगे चलेंगे यहाँ पर 17 नंबर के 17वीं सदी का वह कौन-सा महत्वपूर्ण पत्तन था जिस पर नियंत्रण के लिए हॉलैंड एवं इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने काफ़ी प्रयत्न किया? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। यहाँ से जो है याद होगा आपको मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम जो है यहाँ पर हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों बहुत ही लड़ाई इसके साथ बहुत होता है और अंततः जो है यहाँ पर हॉलैंड वासी जो था ये पहले कब्जा किया हुआ था और उसके बाद जो है इंग्लैंड का चाहता है कि हम इस पर अपना कब्जा कर लें। ये दोनों में लड़ाई होती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि मछलीपट्टनम जिसको कि पहले क्या कहते थे? मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है और यह किस नदी के? तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। और 17वीं सदी में यह जो भिन्न-भिन्न प्रकार की गतिविधियों का ये केंद्र भी रहा और हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों को ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो मछलीपट्टनम पर नियंत्रण करने का प्रयास किया। और क्यों कर रहा था? क्योंकि जो है यह तब तक आंध्र प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन ये बन गया था और मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। ये याद रखना है, मछलीपट्टनम का किला किसने बनाया? हॉलैंड वासियों ने बनवाया। चलिए आगे देखेंगे। अब 18वां नंबर क्वेश्चन है कथन पर कारण पर आपको विचार करना है। कथन कारण इस प्रकार से है कि 18वीं सदी में मछलीपट्टनम का अधोपतन हो गया। ये तो सही बात है कि अधोपतन हो गया। ये जो 16वीं शताब्दी में लड़ाई हो रहा था हम तो हम और ये 8वीं 18वीं मतलब 1700 ईस्वी आते-आते इसका जो है अधोपतन होता है। और 17वीं शताब्दी में मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये तो जानते ही होंगे कि गोलकुंडा को औरंगज़ेब ने 1686-87 में मिला लेता है। ये तो याद होगा आपको। और यहाँ पर आपको हम ये दोनों सही है, ठीक है? चलिए दोनों आपका एक कथन एक कारण दोनों सही है। देखिए, जब मुगलों ने गोलकुंडा पर अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके जो है प्रतिनिधि सूबेदार क्या नाम था उसका? तो मीर जुमला ने जो कि स्वयं एक सौदागर था, उसने हॉलैंड वासियों और जो है अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया और 1686-87 में औरंगज़ेब ने क्या किया? गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और यही जो है इस कारण से कंपनियाँ अन्य विकल्प तलाशने अब लगी थी और कंपनियाँ की जो है नई नीति के अंतर्गत जो है केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पत्तन, भीतरी प्रदेश और उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखें, बल्कि जो है कंपनी ने नए केंद्र, एक स्थान, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करना चाह रहा था और वो करे। इसी के दरमियान जो है ये क्या करता है, जो कंपनी था वो क्या करता है तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, समझ गए? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास यहाँ पर जो है अपना व्यापार समृद्ध करता है और मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि को खो बैठता है। समझ गए? इसीलिए जो है पहला आपका जो है यहाँ पर 3 यहाँ पर जगह पर चला गया था कंपनी कहाँ? मुंबई, कलकत्ता और मद्रास और इसके कारण जो है मछलीपट्टनम अपने व्यापार की जो समृद्धि है वो खो देता है, अधोपतन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 19वीं सदी में मुंबई, कलकत्ता और मद्रास नगर में बने ब्लैक टाउन्स में कौन लोग रहते थे? देखिए, यहाँ पर आपको पता ही होगा जो ब्लैक एक गोरा का टाउन था, एक ब्लैक टाउन था। ब्लैक टाउन में जो बाहर रहता था, जो कारीगर होते थे, भारतीय लोग होते थे, वो ब्लैक टाउन में रहते थे और जो उसका मालिक होता है जो उसमें रहता था, जो उसका जो है शासक होता था, जो गोरे लोग होते थे, वो रहते थे कहाँ? अंदर रहते थे, जो कोठियों में रहते थे। आपको ये तो कहानी याद ही होगा कि 18वीं सदी में जो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में जो है ये नगरों का उदय हो जाता है और यहाँ पर शिल्प और वाणिज्य बड़े-बड़े यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कारीगर, बुनकर, सौदागर ये सारे जो हैं होते हैं और यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों द्वारा जो
जो स्थापित है ब्लैक टाउन्स, उसमें स्थानांतरित हो गए थे। ब्लैक टाउन मतलब क्या होता है कि देसी व्यापारियों और शिल्पकारियों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था, और वो जो गोरे लोग होते थे, जो गोरे शासक थे, वो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में आवास बनाए थे और वहीं पर रहते थे। अब अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किया है, अब आपको यहाँ पर फिर से करना है। देखिए, क्वेश्चन तो आप वास्को डी गामा के बारे में जानते ही हैं, सारे बात जानते हैं। पहला देखिएगा, वास्को डी गामा भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एवं वास्तुकला के बारे में जानने की इच्छा से प्रेरित था। नहीं, यहाँ पर व्यापार मसाला के लिए था वो ना, यहाँ से मसाला ले गया तो 60 गुना काट छाँट के जो है यह कमाया था, आपको पता ही होगा। और दूसरा है कि यह अटलांटिक महासागर के साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड, यहाँ से था ना, ऐसे यहाँ से ऐसे केप ऑफ गुड होते हुए जो है निकल कर हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचा था। ये तो एकदम सही है। आपको पहला नंबर गलत है, और आपको हमने बता दिया मार्ग खोजने और मसाला प्राप्त करने की इच्छा के लिए, जो है भारत का मार्ग खोजने और भारतीय मसाला को प्राप्त करने के लिए 1498 ईस्वी में यह केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा, और अगले वर्ष जो है वह राजधानी, पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, ये पहुंच गया। 60 गुना जो है ये कमाया था यहाँ से मसाला ले जाकर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा विदर, ये सारे क्वेश्चन हमने ऊपर आपको करवा दिए हैं। बहुत ही जो है लाजवाब क्वेश्चन था सारे के सारे, और आपने इसको अच्छी तरह से डिस्कस के साथ सुना और जाना भी। अब जो है आपको यहाँ पर सिर्फ देखना है और तुरंत क्वेश्चन बताना है, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका 21वां नंबर है। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि बीदर के जो है शिल्पकार कौन सी जो है जादुई काम के लिए प्रसिद्ध थे, तो तांबा और चांदी के लिए जो है इनका जो कढ़ाई होता था बहुत ही लाजवाब करते थे ये, तो इसलिए बीदर जगह था। और याद रखना है ये तांबा और चांदी, इसमें सी नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। तो अब आप तो हमने आपको एक गाना भी बता दिया था ना, तो गाना भी आपको बता दिया था, बता भी सकते हैं। तो कहाँ पर है? अजमेर में, अजमेर में। अगला क्वेश्चन है हम्पी नगर कौन सी नदियों की घाटियों में स्थित है। चलिए अब तो बताइएगा ही आप। यहाँ पर कृष्णा है और तुंगभद्रा है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे तो कृष्णा और तुंगभद्रा दोनों है, दोनों घाटियाँ आप लिख सकते हैं, दोनों घाटियाँ हैं इसमें। लेकिन मुख्य रूप से आपको कृष्णा मिलता है, हमने ऊपर बताया भी था ना आपको। तो तुंगभद्रा और कृष्णा दोनों को रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे कि तिरुपति मंदिर कहाँ पर स्थित है। तिरुपति मंदिर कहाँ पर है ये भी आपको पता होगा कि बहुत इसके लिए जो है, इसके लिए बहुत कुछ होता है तिरुपति मंदिर में। यहाँ पर बहुत सारे दान भी मिलते हैं और बहुत प्रसिद्ध है ये। आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलेंगे, वास्को डी गामा कब आया? तो 1498 में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 12 महीने बहने वाली नदी कौन सी है। 12 मतलब 12 महीनों जो है बहती है। तो इसमें यहाँ पर तो दक्षिण का नदी लगभग है, तो इसमें एकमात्र जो है कावेरी है। क्या है? कावेरी, जो कि प्रायद्वीपीय नदी है, जो 12 महीनों बहती है। समझ गए? और सभी के सभी ऐसे तो गंगा ब्रह्मपुत्र ये उत्तर के हैं, यहाँ पर हिम के कारण जो है 12 महीनों बहते। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय कब स्थापित किया? कौन सा है इसका तो फिक्स नहीं है, कौन सा है, फ्रांस है या कोई और है। यहाँ पर 68 है, तो 68 को ही ले लीजिएगा, और 1668 को। लेकिन फिक्स यहाँ पर नहीं बताया है कि कौन है। ईस्ट इंडिया कंपनी में फ्रांसीसी था, डच था या इंग्लैंड था। तो 68 में आप फ्रांसीसी को ले सकते हैं, 1668 में ये फ्रांसीसी ही था। आगे चलेंगे कि गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में जो है, गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया, किसके द्वारा मिलाया गया? तो ये तो औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम नगर कौन सी नदी पर स्थित है। ये तो अभी आपने तुरंत पढ़ा कि ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो कृष्णा नदी पे। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, और यहाँ से जो है
आप देखते होंगे कि क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कांचीपुरम और मदुरै मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कांचीपुरम मदुरै कहाँ है? बेंगलोर में। बेंगलोर में। आगे चलेंगे। पुनकर सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये भी आपको याद होगा कि ऊपर हमने पढ़ा है कि जो पुनकर सरोवर है ये अजमेर में है। ये भी आपको पुनकर सरोवर अजमेर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18वीं शताब्दी में कौन से नगरों का उदय हुआ? तो 18वीं शताब्दी में ये सभी के सभी हुए थे। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये सभी के सभी 18वीं शताब्दी में हुए थे। अगला है कि 18वीं सदी में जो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में बने जो ब्लैक टाउन में कौन लोग रहते थे? तो ये भारतीय सौदागर रहा करते थे। कारीगर और सौदागर, ये दोनों आप सी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हुआ आपका चैप्टर समाप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन थे जो बार बार आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।